दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख बढ़ा दी है। वर्तमान में जो छात्र बिहार बोर्ड की 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं वे 15 अक्टूबर तक मैट्रिक परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी, जब 9वीं में पढ़ रहे छात्र स्कूल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों बेगूसराय में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार को नीचे दिखाने के लिए इस तरह का रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। जहां बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सुधरी है, ऐसे में नीति आयोग ने किस नजरिए से इसे देखा है और इस पर प्रश्न उठाया है। जीतन राम मांझी निजी दौरे पर बेगूसराय पहुंचे थे, जहां परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, यह उनकी निजी मामला है। लेकिन वहीं पर जीतन राम मांझी ने कहा कि कन्हैया कुमार राइजिंग स्टार है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि हिंदू धर्म में लगातार गिरावट हुई है। सनातन धर्म में ऊंच नीच छुआछूत का कोई जगह नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों में यह कूट कूट कर भरा हुआ है। हिंदू धर्मों को लचीला बनाना होगा, जहां सबका सम्मान और सबकी सहभागिता हो, तभी हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का बयान अक्सर उन्हें सुर्खियों में ला देता है। जहां अब छुआछूत वाले बयान के साथ कन्हैया कुमार को राइजिंग स्टार बताकर फिर से एक बार सुर्खियों में आने वाले हैं। आपको बता दूं कि कन्हैया भाजपा के सबसे बड़े विरोधी हैं, वही भाजपा भी कन्हैया कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ऐसे में एनडीए में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का कन्हैया की तारीफ जरूर चुभेगी। दोस्तों पटना के गांधी मैदान के आसपास का इलाका 20 करोड़ की लागत से संवरेगा। जब पटना स्मार्ट सिटी योजना के तहत मैदान में 4 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। जब मैदान के चारों ओर की 10 प्रमुख इमारतों को विशेष रंग और रोशनी से जगमगाया जाएगा। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, गोलघर, गांधी संग्रहालय, ज्ञान भवन, बापू सभागार, उद्योग भवन, गांधी मैदान थाना, सुभाष पार्क, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और गांधी मूल शामिल है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भवनों के सुंदरीकरण को लेकर निविदा जारी कर दी है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बहुत जल्द 5 नए हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द इस हाईवे के निर्माण की स्वीकृति मिल सकती है। खबर के अनुसार पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि पीएम पैकेज के तहत बिहार के लिए जितनी भी सड़क और पुल योजनाएं शेष बची हुई है, उन सभी योजनाओं एवं पुल को इस साल स्वीकृति दे दी जाएगी। आपको बता दूं कि पीएम पैकेज के बचे हुए योजनाओं से बनने वाले हाईवे सड़क से भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, हाजीपुर और सीवान के लोगों को फायदा होगा। इससे उन्हें आने जाने में सहूलियत होगी, साथ ही साथ आवागम सुगम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन पर 91140 यानी कि 91 से शुरू होने वाले नंबर से कॉल आए तो आप भूल कर भी फोन रिसीव नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं यानी कि फोन रिसीव करते हैं तो फिर आपके बैंक अकाउंट में जमा राशि फ्रॉड उड़ा सकते हैं, यानी कि आपके बैंक में जो भी पैसे जमा है वे सब खत्म हो सकते हैं, बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। इसको लेकर मुंबई पुलिस घूम घूम करके चौक चौराहों पर लोगों को सचेत कर रही है। स्टेट बैंक के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार साइबर फ्रॉड की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बैंक और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह पहल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मोबाइल नंबर 91 140 932 0671, दूसरा मोबाइल नंबर 91 140 932 0661, तीसरा मोबाइल नंबर 91 140 932 0589 और 91 140 932 0655 से आने वाले कॉल रिसीव नहीं करने को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी कि आपके भी मोबाइल नंबर पर इस नंबर से कॉल आ रहे हैं तो फिर आप इस नंबर को बिल्कुल भी रिसीव ना करें, न तो फिर आपके बैंक में जमा पूंजी फ्रॉड सब उड़ा सकते हैं। वहीं एक और बात का खुलासा हुआ है कि साथी के निशाने पर सरकारी विभाग या किसी संस्था का चेक निशाने पर रहता है। इनके ही चेक का क्लोन बना करके जालसाज खाते से रकम निकाल लेते हैं। दोस्तों हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार बीजेपी की टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं।
जहां आपको बता दें कि काफी समय से बीजेपी उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया होने का आरोप लगाती है, जिसको लेकर कन्हैया कुमार बीजेपी पर हमेशा से ही हमलावर रहे हैं। जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी के टुकड़े टुकड़े करूंगा। जहां हाल ही में कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी में अपने बोल और तीखे कर लिए हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कथित देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार पर देशद्रोही का केस चल रहा है। उन पर इल्जाम है कि जेएनयू में उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए थे। इस घटना के बाद से बीजेपी ने कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना करार दिया था और लगातार कन्हैया कुमार पर हमला बोलती रही है। कन्हैया कुमार से हमेशा ही उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन वे इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। लेकिन कांग्रेस में आने के बाद उनके स्वर अब तीखे हो गए हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने में झिझक नहीं रहे हैं। नए नवेली कांग्रेसी बने कन्हैया कुमार ने टुकड़े टुकड़े नारे को लेकर सफाई दी है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि हाँ हूं टुकड़ा टुकड़ा। किसका टुकड़ा टुकड़ा करूंगा? तुम आरोप लगा रहे हो, यानी कि बीजेपी को कह रहा है कि तुम आरोप लगा रहे हो ना, तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा और तुम देश नहीं हो, तुम एक पार्टी हो। कन्हैया कुमार ने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लिया और बीजेपी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कह रही है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो बीजेपी के लिए टुकड़ा टुकड़ा हूं और बीजेपी का टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। बीजेपी मुझे टुकड़ा टुकड़ा का सरगना कहती है और हम बीजेपी का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। दोस्तों, देश भर में कल गांधी जयंती मनाई गई। इस मौके पर तमाम नेता सोशल मीडिया से लेकर जगह जगह पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लोग जमकर शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। ये वीडियो है सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता गालिब खान का, जो अपने समर्थकों के साथ गांधी जयंती के दिन बापू की प्रतिमा पर काफी भावुक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि गालिब खान महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने अपने समर्थकों के साथ गए हैं और बापू बापू कहते हुए रो रहे हैं। बापू बापू कहते हुए गांधी जी की प्रतिमा को पकड़कर खूब जोर जोर से रो रहे हैं। उनके समर्थक भी इस दौरान गमगीन नजर आ रहे हैं और उन्हें ढांढस बताते हुए, संतावना देते हुए नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते गालिब खान का यह वीडियो वायरल हो गया है और लोग जमकर इसे शेयर भी कर रहे हैं। बाबू बाबू देश बाबू ये वीडियो उत्तर प्रदेश के संभल जिले का है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बापू अपने बच्चों को छोड़कर क्यों गए, वीडियो को ऑस्कर में भेजा जाना चाहिए। वहीं आमिर खान नाम के एक यूजर ने लिखा है कि समाजवादी पार्टी के नेता गालिब खान का 50 रुपया कटेगा ओवर एक्टिंग करने का। आपको बता दें कि 2019 में भी संभल जिले से ही इसी तरीके का वीडियो सामने आया था, जहां गांधी जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के ही नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के ही जिला अध्यक्ष फिरोज खान बापू की याद में रोते हुए नजर आए थे। जब फिरोज खान इस दौरान लगातार कहते रहे, बापू आप कहां चले गए, आपने इतने बड़े देश को आजाद कराया और हमें अनाथ बनाकर चले गए। तो आपका इस वीडियो के संबंध में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष किसानों के साथ तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब तक सत्ता के लिए सरकार चलाई जाती थी और अब जनता के लिए सरकार चलती है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो लोग आज किसान हितैषी सुधारों का विरोध कर रहे हैं, उन पर नजर डालें तो फिर आपको बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी का असली मतलब नजर आएगा। हम देश के छोटे किसानों को हर तरह से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ अन्य राजनीतिक दल इन 3 कृषि कानूनों के जैसे सुधार को ही लागू कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया है और बौद्धिक बेईमानी का प्रदर्शन किया है। वो पूरी तरीके से उपेक्षा कर रहे हैं कि किसानों को क्या लाभ होगा, वे सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक रूप से क्या फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में बनी सभी सरकारें मूल रूप से कांग्रेस के गोत्र के ही एक शख्स के नेतृत्व में बनी है और इसीलिए उनमें से हर एक की राजनीतिक और आर्थिक विचार प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं था। अटल जी को लोगों ने मौका दिया, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, वे गठबंधन सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि लोगों ने हमारा साथ दिया और देश में पहली पूर्ण बहुमत की नॉन कांग्रेस सरकार को बनाया। इसका मतलब यह है कि लोगों ने पूर्ण परिवर्तन के लिए वोट किया था।
दोस्तों बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आपराधिक घटनाओं के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पटना सिटी की, जहां अपराधियों ने शीशा व्यवसायी की बीते दिनों हत्या कर दी थी। जब दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके के व्यवसायी पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं चौक थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटना से आक्रोशित व्यवसायियों ने मोर्चा रोड इलाके में जमकर हंगामा मचाया। चोरी की घटनाओं से आक्रोशित व्यवसायियों ने मोर्चा रोड इलाके में मुख्य सड़क पर आगजनी करके आवागमन को बाधित कर दिया। इस दौरान आक्रोशित व्यवसायियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा भी मचाया। अपने इस मांग को लेकर पटना सिटी के व्यवसायियों ने कल सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। दोस्तों नीति आयोग की रिपोर्ट में भले ही बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खुलासा किया गया हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी जानकारी ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया। सीएम नीतीश कुमार कहते हुए आगे बढ़ गए कि उन्हें इस सब के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पता नहीं है यह सब क्या हो रहा है। आपको बता दें कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में बिहार के अंदर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई है। जब बिहार में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना में कमियों को उजागर करने वाली इस रिपोर्ट को लेकर नीतीश सरकार गिरी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या तो इन सब बातों की जानकारी नहीं है या फिर वे इस पर कुछ बोलने से बचना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट से किनारा कर लिया। दरअसल नीति आयोग ने बिहार सरकार की व्यवस्था की पोल खोल दी। देश भर में बिहार के अस्पतालों का सबसे बुरा हाल है। केंद्र सरकार के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड ही उपलब्ध है। भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में बिहार नीचे से नंबर 1 है, यानी कि सबसे नीचे है। दोस्तों बिहार में पिछले 1 सप्ताह से चक्रवाती तूफान गुलाब का असर देखने को मिल रहा है। जहां राजधानी पटना समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि कई इलाके बारिश के पानी की वजह से पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बारिश के कारण प्रभावित पटना, नालंदा और नवादा जिले का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार सड़क मार्ग से इन जिलों का जायजा लिया, साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत करके उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती गुलाब की वजह से पिछले 1 सप्ताह से बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 72 घंटे के लिए बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में रोज हो रही बारिश की वजह से जल जमाव जैसी स्थिति बन गई है। दोस्तों रोजगार के मौके पर एक अच्छी खबर सामने आई है। अच्छी खबर यह है कि सितंबर के महीने में देश भर में 85 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके बाद बेरोजगारी दर घटकर 6.9% हो गई है। ये जानकारी सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने दी है। सितंबर में रोजगार में वृद्धि की सबसे अच्छी बात वेतनभोगी नौकरियों में वृद्धि रही है। इनमें 69 लाख की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम के जरिए बढ़ते फ्रॉड को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने और फिर कस्टमर की सहूलियत के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। दूरसंचार विभाग के नए नियमों के मुताबिक अब नया सिम खरीदने के लिए कस्टमर्स को किसी दुकान पर जाकर फिजिकली फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अब इसके लिए डिजिटल फॉर्म की जरूरत होगी। सरकार ने मोबाइल नंबर को प्रीपेड को पोस्टपेड या फिर पोस्टपेड को प्रीपेड में ट्रांसफर करने के लिए भी फिजिकल फॉर्म भरने की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है। केंद्र कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कुछ दिन पहले ही दूरसंचार विभाग ने KYC के नियम भी बदले थे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के मुताबिक अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को सिम कार्ड नहीं बेच पाएगी। इसके अलावा अगर कोई शख्स मानसिक रूप से बीमार है तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा। इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर ऐसे शख्स को सिम बेची जाती है तो फिर उस टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा जिसने सिम बेची है। दोस्तों जब शब्र खोने लगे और समाज इनकाउंटर को ही इंसाफ के तौर पर देखने लगे तो फिर किसी भी मनीष गुप्ता की मौत हो सकती है। जब पुलिस का काम मुजरिमों को पकड़ना है, अदालत का काम उन्हें सजा देना है, लेकिन अगर पुलिस खुद ही कानून और अदालत बन जाए तो फिर किसी भी मनीष गुप्ता की मौत हो सकती है। गोरखपुर में सिर्फ एक मनीष गुप्ता की मौत नहीं हुई है, बल्कि वह मौत पूरे सिस्टम की हुई है। जब राज्य के मुखिया यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही मरने मारने की बात करे, जब उत्तर प्रदेश के आला पुलिस अफसर
अगर खुद ही सजा देने के और फिर इंसाफ का फैसला करने लगे, जब खुद पुलिस वालों के मुंह खून लग जाए, तो फिर गोरखपुर जैसे कांड पर क्या रोना पीटना, या क्यों रोना पीटना और किस पर रोना पीटना। ये मौत कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत नहीं है, बल्कि ये मौत यूपी पुलिस सिस्टम की मौत है। अगर ये सिस्टम की मौत ना होती तो फिर मनीष गुप्ता के कत्ल के बाद सिस्टम में बैठे गिद्ध सिस्टम की गंदगी साफ करने के बजाय गिद्ध की तरह मौत का सौदा नहीं करते। ये मनीष गुप्ता की जान लेने वाले बेशक 6 पुलिस वाले हो, लेकिन कातिल गोरखपुर के एसएसपी और डीएम भी है। बेशर्मी की इंतहा देखिए और साथ ही देखिए कि सिस्टम की जब मौत हो जाती है तो सिस्टम में घुसे गिद्ध कैसे 4 साल के एक मासूम बच्चे, जिसके सर से खुद कानून ने उसके बाप का साया छीन लिया हो और अभी अभी विधवा हुई उनकी मां के साथ कैसी सौदेबाजी कर रहे हैं। जी हां, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गोरखपुर के डीएम विजय करण आनंद और एसएसपी डॉक्टर विपिन पुलिस वालों का शिकार बने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। यह साफ कहें तो दोनों आला अफसर बेशर्मी के साथ मनीष की विधवा से सौदेबाजी कर रहे हैं। यह वो वीडियो मनीष गुप्ता की मौत के बाद का है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी में वो वीडियो शूट किया गया है। उस वीडियो में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी अपने 4 साल के बेटे और बहनोई आशीष गुप्ता के साथ नजर आ रही है। यह वीडियो में एक है गोरखपुर के डीएम विजय करण आनंद और दूसरे हैं गोरखपुर के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी कि एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा। जब मीनाक्षी अपने पति के कातिलों को सजा दिलाने और फिर खुद के लिए इंसाफ मांगने उनके पास आई थी, लेकिन बदले में डीएम और एसएसपी साहब उन्हें बार बार यही सलाह दे रहे थे कि मुकदमा दर्ज करने से उन 6 आरोपी तक कातिल पुलिस वालों की न सिर्फ नौकरी चली जाएगी बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सिस्टम से जुड़े ये 2 ताकतवर अफसर यहीं पर नहीं रुके, बल्कि मीनाक्षी को इशारों में ये भी ताकीद करते हैं कि मुकदमा दर्ज करने से क्या फायदा, बरसों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होंगे। जरा सोचिए, जिन डीएम साहब और एसएसपी की जिम्मेदारी गुनहगारों को कानून के चौखट तक पहुंचाने की है, वही खुलेआम कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए शुरू में ही कहा था कि ये मौत मनीष गुप्ता की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मौत है। दोस्तों, फैशन और मॉडलिंग में पूर्णिया की 18 साल की युवती नैन्सी राय ने नई दिल्ली में आयोजित मिस्टर, मिसेज एवं मिस इंडिया प्रतियोगिता 2021 में बॉलीवुड मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब वो दिल्ली से अपने घर पूर्णिया आई है। इस मौके पर जिले भर के लोग उनसे मिलने और बधाई देने पहुंच रहे हैं। नैन्सी ग्रांड फिनाले में अलग अलग राज्यों के 36 प्रतिभागियों को मात देकर विनर बनी। नैन्सी कहते हैं कि वे मॉडलिंग में वर्ल्ड में नाम कमाना चाहती है, इसी के जरिए वे बॉलीवुड में भी एंट्री करना चाहती है। ये भी उनका ड्रीम है। अपने इस सफलता पर वे बेहद खुश है। दिल्ली में उन्हें मिस इंडिया के साथ उन्हें मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट एट्रैक्टिव आई एवं मोस्ट एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के टाइटल से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा, छपरा, बरौनी और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर रेलवे की ओर से तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधा से लैस किया जाएगा। खबर के अनुसार इन सभी रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का निर्माण करेगी। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। रेलवे के जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाया जाएगा। साथ ही साथ इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक तकनीक से लैस भी किया जाएगा। जब बिहार के इन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट, सभी प्रकार की जरूरी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही साथ इस रेलवे स्टेशन का विकास और ऊर्जा दक्षता उपकरण और हरित इमारत मानकों के अनुसार किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिल्कुल भी ठंडा हो चला है। बिहार में लगातार अधिकतम तापमान नीचे गिरता ही जा रहा है। जब शनिवार को बिहार का अधिकतम तापमान घटकर 28 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। जब लोगों को अक्टूबर के शुरुआती दिन ही ठंड का एहसास हुआ। लगातार हो रही हल्की बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। जब तेज हवाओं के साथ लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। जब मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 72 घंटे तक बिहार में मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है। शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो 20 अगस्त के बाद सबसे कम है। जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पटना के अलावा अन्य जिलों में भी हल्की बारिश जारी रहेगी, जबकि दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के अन्य हिस्सों में भी ब्लू अलर्ट की जानकारी दी गई है।
दोस्तों बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। गठबंधन के दोनों प्रमुख पार्टियों ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव में जीत के लिए साथ काम करेंगे, लेकिन ये गठबंधन यूपी में साथ होगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो सका है। जहां यूपी के चुनाव रण में भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी ने आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार की तरह यूपी में भी जदयू और भाजपा एक साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। जहां पटना में स्थित अपने आवास पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री ने साफ कर दिया है कि यूपी में भाजपा के साथ जदयू चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में भाजपा के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, जल्द ही इस पर कोई ठोस फैसला हो जाएगा। आपको बता दो कि यूपी चुनाव में जदयू कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 13 सीटों पर जीत हासिल कर सके। टीएमसी तो भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के रिकॉर्ड वोटों से जीतने का दावा कर ही रही है। अब भाजपा नेता जय बनर्जी ने भी उल्टा राग अलापते हुए कहा है कि मैं भाजपा प्रेमी हूं, लेकिन ये भविष्यवाणी करने के लिए बाध्य हूं कि भवानीपुर में ममता बनर्जी 50,000 से भी ज्यादा वोटों से जीतेगी। जय ने आगे कहा है कि पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो गलती की थी, भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी वही गलती दोहराई है। जब बंगाल फतह करने के लिए पहले आपको बंगाली बनना पड़ेगा, किसी गैर बंगाली को लाकर झट से बंगाल के लोगों का मन नहीं जीता जा सकता। दोस्तों व्हाट्सएप ने अब नए आईटी नियम का अनुपालन शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए इस महीने कंपनी ने 20 लाख से भी अधिक भारतीय अकाउंट को बैन कर दिया है। जहां कंपनी को अगस्त में 420 शिकायतों से जुड़ी रिपोर्ट मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसने ये कदम उठाया है। जहां व्हाट्सएप ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने भारत में 16 जून से 31 जुलाई तक केवल 46 दिनों के भीतर 3,27,000 खातों को बैन कर दिया है। दोस्तों एलजेपी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच जारी तनातनी के बीच दोनों को झटका देने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया है। दोनों नेताओं की ओर से पार्टी के चिन्ह को लेकर दावा किया जा रहा था। लगातार इसको लेकर सियासत हो रही थी, तो वहीं विपक्ष तंज कस रहा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने चाचा भतीजे में बढ़ते तनातनी को लेकर फिलहाल यह फैसला लिया है। फैसला यह लिया है कि चुनाव चिन्ह को ही जब्त कर लिया है, जो बंगला छाप है। आपको बता दूं कि एलजेपी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में 2 गुट हो गया। जहां चिराग पासवान अकेले पड़ गए, तो फिर वहीं बाकी सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए। जहां उसके बाद पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल कर लिया गया। जहां वही चिराग पासवान अपने नेतृत्व में बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं। जहां दोनों के बीच लगातार तनातनी है। अब पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर आयोग के पास यानी कि चुनाव आयोग के पास मामला पहुंच गया है। अब चुनाव आयोग ही फैसला करेगा कि आखिर एलजेपी किसकी है, चिराग पासवान की या फिर पशुपति कुमार पारस की। दोस्तों बिहार में साल 2022 तक अभियान चलाकर 23,50,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। फिलहाल 2.5 लाख से भी अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं और लोग इसके फायदे भी समझने लगे हैं। ये बातें शुक्रवार को ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के CMD संजीव हंस ने पटेल नगर में स्थित स्काडा भवन में राज्य के पहले स्मार्ट मीटर ऑपरेशन सेंटर उद्घाटन करते हुए कही है। यह संजीव हंस ने कहा है कि बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला पहला राज्य है। इसके जरिए हम अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वह मजबूत नींव है जिस पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऊर्जा वितरण नेटवर्क के भविष्य का निर्माण होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से लोग बिजली की बचत के लिए प्रेरित हो रहे हैं। दोस्तों नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद लगातार विपक्ष सरकार से यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब क्यों है। वहीं इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। सीएम नीतीश के इस बयान पर बिहार की राजनीतिक तेज हो गई है। जहां आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार इन खबरों से बेखबर रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के अंदर में स्वास्थ्य, शिक्षा और अपराध को लेकर जब सवाल करते हैं तो पक्ष को कोई भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नीचे से पहले स्थान पर है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में है। जैसे शिक्षा और अपराध का भी रिपोर्ट नीचे से पहले स्थान पर है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जिस राज्य का शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों की हालत खराब हो, उस राज्य की स्थिति क्या हो सकती है। और बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है।
तंज कसते हुए शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि क्यों नहीं पता है, पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं क्या? थोड़ी पढ़ भी लीजिए और चश्मा लगाकर बिंदुवार तरीके से देख भी लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या है। जब बिहार में आप सरकार चला रहे हैं तो फिर नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। नेता प्रतिपक्ष की बातों को राजनीतिक तौर पर खारिज करने के लिए सीएम नीतीश कुमार जाने जाते हैं। आप जिसके साथ सरकार चला रहे हैं उसी सरकार के नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, तो फिर आपको मिर्ची लग रही है। नीतीश कुमार, आप मान जाइए कि बिहार की स्थिति यही है। दोस्तों, देश में पुलिस अधिकारी और ब्यूरोक्रेटिक्स जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वे आपत्ति की योग्य है। जहां अवैध तरीके से पैसा कमाने वाले अधिकारियों को जेल के अंदर जाना होगा, यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने की है। उन्होंने कहा है कि नौकरशाह, खासकर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार से उन्हें आपत्ति है। नौकरशाह और पुलिस अधिकारियों के वे एक कमेटी बनाने पर भी विचार कर रहे हैं जिसमें उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकेगी। जैसे सीजीआई ब्यूरोक्रेटिक्स पुलिस और पुलिस अधिकारी के व्यवहार को लेकर शिकायत आती है। पुलिस अधिकारी सरकार के साथ तालमेल बिठाकर अवैध रूप से पैसे कमाते हैं। ऐसे लोगों को जेल जाना होगा। इस तरह के पुलिस अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति में बचाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कल 152वीं जयंती था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी जी की अहिंसा के विचारों का भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बेहद सम्मान है। जब दुनिया गांधी जी को याद कर रही थी तो देश में ट्विटर पर उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा था जो काफी अजीब है। जो ट्विटर पर कल नाथूराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड में था, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी कड़ा एतराज जताया है। ट्विटर पर नाथूराम गोडसे के समर्थन में नाथूराम गोडसे जिंदाबाद लगातार ट्रेंड करने पर वरुण गांधी ने कहा है कि ऐसा करने वाले लोग देश को शर्मसार कर रहे हैं। वरुण गांधी ने अपने ट्विटर में लिखा है कि भारत हमेशा एक आध्यात्मिक महाशक्ति रहा है, लेकिन ये महात्मा गांधी ही है जिन्होंने हमारे देश के आध्यात्मिक आधार को अपने अस्तित्व के माध्यम से व्यक्त किया और हमें एक नैतिक अधिकार दिया, जो आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गोडसे जिंदाबाद ट्वीट करने वाले अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से देश को शर्मसार कर रहे हैं। वरुण गांधी के अलावा भी कई राजनेताओं, लेखकों और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने गोडसे समर्थन में ट्विटर करके ट्रेंड को देश को दुनिया के सामने नीचा दिखाने वाला बताया है। इसकी कई लोगों ने कड़े शब्दों में चिंता की है। महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर सोशल मीडिया का ट्रेंड देखे तो जानेंगे कि बीते कुछ सालों में उसको लेकर समर्थक बढ़ रहे हैं। जब 2-3 साल में ऐसा देखा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर लाखों ट्वीट गोडसे को लेकर होते हैं, जिनमें गोडसे को महात्मा गांधी जी की हत्या के लिए सराहा जाता है और खुलकर उसकी तारीफ भी की जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल मिशन के बारे में ग्राम पंचायत तथा पानी समितियां, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा मिशन के तहत योजनाओं में आधिकारिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व कायम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राष्ट्रीय जल जीवन कोष से कोई व्यक्ति, संस्था, कंपनी अथवा समाज सेवी चाहे भारत अथवा विदेश में हो, वे प्रत्येक ग्रामीण परिवार, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रमशाला तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने में मदद करने के लिए योगदान कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मुंगेर सहित 26 जिलों में 312 पदों पर भर्ती की जाएगी। जहां खबर के अनुसार 26 जिलों के ITI कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के पढ़ाई कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। सभी जिलों में 12 शिक्षकों के पद पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, जमुई, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, मुंगेर, जहानाबाद, वैशाली, बांका, शेखपुरा, बक्सर, भोजपुर, शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, अरवल, सिवान, गोपालगंज और समस्तीपुर के ITI कॉलेज में भर्ती की जाएगी। जो लोग इन संस्थानों में नौकरी करना चाहते हैं वे विभाग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि बहुत जल्द भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसकी तैयारियां चल रही है।
दोस्तों गरीबी एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान की कोई बुद्धि काम नहीं करती है। यह गरीबी बढ़ने की एक कारण महंगाई भी है। आपने तो जरूर देखा होगा कि मार्केट में तेल और दाल की रेट कैसे चल रही है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि खाने वाले दाल मसूर दाल भी शतक लगा दिया है। वही सरसों तेल तो 200 के पार था ही, अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। व्यापारियों की माने तो अब होली के पहले तक इसके दाम में कमी होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि होली के बाद ही नई फसल निकल कर आएगी। बीच में जून जुलाई के महीने में सरसों तेल के दामों में कुछ कमी आई थी। यह 170 से 180 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकने लगा था, लेकिन फिर से 200 के पार पहुंच चुका है। जब बाजार में पंची और फॉर्चून का सरसों तेल 200 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वही 500 मिलीलीटर की बोतल 110 में बिक रही है। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल में भी तेजी देखी गई है। फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल 170 से 180 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर वर्ग के लोगों को होती है, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। हर परिवार की दैनिक जरूरत की चीजें लगातार महंगी होती जा रही है। अब चीनी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। खुदरा बाजारों में 4 से 5 रुपए प्रति किलो की दर से बढ़कर अब चीनी ₹45 प्रति किलो बिक रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण हुआ है, जिसके बाद चीनी मिलों ने चीनी का दाम बढ़ा दिया है। दोस्तों इस महीने के अंत में होने वाले 2 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जन अधिकार पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाती है तो फिर जन अधिकार पार्टी इस विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सहयोग करेगी। जब प्रत्याशी चयन के लिए 3 अक्टूबर को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 2 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। दोस्तों नीति आयोग की एक रिपोर्ट को लेकर बिहार की सियासत अभी गरमाई हुई है। यह रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बेहद कम होने की बात कही गई है, जिसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। वही स्वास्थ्य व्यवस्था में आ रही समस्याओं को समझने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों के संग विचार विमर्श करेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समाज के हर वर्ग हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को सम्मान के साथ आरजेडी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। दरअसल बिहार का स्वास्थ्य विभाग समस्याओं से जूझ रहा है, लिहाजा किसी भी संवेदनशील राजनेता या फिर राजनीतिक दल के लिए अति आवश्यक यह है कि वे स्वास्थ्य विभाग की हर कमी और नाकामी, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की हर समस्याओं को समझने उसकी तह तक जाएं। इसी मकसद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 3 अक्टूबर को यानी कि आज बिहार के डॉक्टरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।